नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्वर्णिम हिंदी पाठमाला कक्षा 7 की एक कविता लेकर आई हूँ। और इस कविता के लिए मेरे पास बहुत सारे आग्रह आए थे और कविता का नाम है नदी। इस कविता में कवि ने नदी के महत्व, नदी की यात्रा, नदी के संघर्ष आदि को दिखाया है और हमसे बताया है कि लगातार संघर्ष करने वाले, लगातार आगे बढ़ते रहने वाले ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो सिर्फ अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बल्कि उनका संघर्ष जो होता है, उनकी सफलता जो होती है, वो लोगों के लिए ऐसे उदाहरण बन जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचना यानी उनके व्यवहार तक भी पहुंच पाना लोगों के लिए ही एक लक्ष्य बन जाता है। यह जो व्यक्ति लक्ष्य को ढूंढता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है, एक दिन वही दुनिया के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लक्ष्य का रूप धारण कर लेता है, लक्ष्य ही लक्ष्य बन जाता है। तो इस कविता को अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कवि कहते हैं कि हे नदी, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक कर आराम कर लो। मैं तो तुम्हें जब भी देखता हूँ तब तुम दौड़ धूप करते रहती हो, भागते रहती हो, चलते रहती हो, कभी मैंने तुम्हें आराम करते हुए नहीं देखा। थोड़ी देर रुक जाओ, आराम से बैठ जाओ। निरंतर का मतलब होता है लगातार। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। कवि कहते हैं कि तुम रुकती एक पल भी नहीं हो, तुम्हारी जैसे ही एक लहर आगे बढ़ती है दूसरी लहर तुम उठा देती हो। तुम क्षण भर विश्राम नहीं करती हो, तुम ये इंतज़ार नहीं करती हो कि इस लहर को बह जाने देते हैं फिर दूसरा लहर उठाएंगे। तुम एक लहर के बाद दूसरी लहर और दूसरे लहर के बाद तीसरा लहर लगातार उठाते रहती हो और तटबंधों से यानी कि नदी के किनारों से लगातार टकराती रहती हो। कभी कहते हैं कि तुम बार बार तट से टकराने के बाद भी, किनारों से टकराने के बाद भी घबराती नहीं हो कि तुम्हारी लहरों का अंत हो जाएगा। फिर से लहर उठाती हो, फिर से कोशिश करती हो, फिर से आगे बढ़ती हो। और तुम्हारा ये कार्य हम लोगों को सिखाता है कि संघर्ष जो है वही जीवन का स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से उद्गम होता हो, जहाँ से आरंभ होता है। माध्यम मतलब जीवन का माध्यम, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम जो है वो संघर्ष है। तुम्हारी ये जीवन लीला, तुम्हारा ये बहाव, तुम्हारा यह निरंतर संघर्ष हम लोगों को भी सिखाता है कि हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जो तुम हंस हंस कर खुशी के साथ बहते हुए हमें बताती हो। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। भूधराकार यानी पहाड़, पहाड़ के चट्टानों को भी तुमने काट दिया है। पहाड़ों को तुमने मैदान के समान बना दिया है, रास्ता बना लिया है अपने आगे बढ़ने के लिए। चट्टानों को तोड़ दिया है, लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, लगातार उस पर चोट कर करके तुमने चट्टानों को तोड़ दिया। पहाड़ के बीच से अपने लिए रास्ता बना लिया है। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। तुमने पर्वत को मैदान के समान बना दिया, उसके बराबर कर दिया। समरस मतलब बराबर कर दिया और अपना रुख मोड़ लिया। रुख मतलब अपना रास्ता, अपना मुंह उस तरफ को मोड़ लिया। तुम्हें जिसने समझा होगा कि पर्वत की वजह से तुम अपना रास्ता बदल लोगी, लेकिन नहीं, तुमने अपने संघर्ष से पर्वत को मैदान के समान बना दिया और अपना रास्ता उसी तरफ मोड़ लिया जिस तरफ रुकावट था। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा और प्यार किया। कवि कहते हैं कि तुमने सिर्फ कठोरता से पहाड़ों को नहीं तोड़ा है, जो ताकतवर था, जो तुमसे उलझता था, जो तुम्हारी राह को रोकता था, उसको तुमने ताकत से मरोड़ा है, ताकत से उसको अपने रास्ते से हटाया है, ताकत से उसको पीछे धकेला है। लेकिन जो कमज़ोर थे, जो तुमसे संघर्ष नहीं कर रहे थे, तुम्हारी सहायता चाह रहे थे, उनको तुमने पुचकारा है यानी दुलार दिया है, उन्हें प्यार दिया है। ऊंचे शिखरों पर वार किया, ऊंचे शिखरों ने जिसने तुम्हारा रास्ता रोका उन पर तुमने वार किया, उसके चट्टानों को काट दिया। लेकिन फसलों को चूमा
और उनको प्यार दिया, क्योंकि फसलों को तुम्हारी ज़रूरत थी। उन्होंने तुमसे प्यार मांगा तो तुमने उनको प्यार भी दिया, उनको चूमा भी, उनको बढ़ने में सहायता भी की। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, क्रांति मतलब जो विद्रोह कर सके, जो युद्ध कर सके, जो अपने लिए लड़ सके, और शांति का मतलब आपको पता ही है। तो हे नदी, तुम क्रांति और शांति की पयस्विनी हो। पयस्विनी मतलब दूध देने वाली। पय का मतलब होता है दूध, ठीक है, या पानी भी कह सकते हैं। तो खैर, इसके जल को दूध के साथ तुलना किया गया है। कहा गया है कि क्रांति और शांति की पयस्विनी हो, दूध देती हो, तुम उनको वो ताकत देती हो जिससे कि क्रांति भी लोग कर सकते हैं और शांति भी रख सकते हैं। तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। कवि कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आता है नदी के इस संघर्ष को देखकर, नदी के इस प्रेम को देखकर, नदी के ताकतवर लोगों के विरुद्ध युद्ध को देखकर कि वो क्या उसका नाम दे। उसको नदी कहें सिर्फ, या उसको स्वतंत्रता का संघर्ष कहें, उसको नाम ही दे दे स्वतंत्रता का संघर्ष, या फिर उसे फसलों की ज़िंदगी नाम दे दे, क्योंकि वो फसलों को पैदा करती है, बढ़ाती है। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। कवि कह रहे हैं कि तुम शहरों को भी प्यारी हो, शहरों को भी तुम्हारी ज़रूरत है, शहर भी तुम्हारे आसपास ही बसते हैं, और गाँवों में भी तुम्हारी ज़रूरत है। उनको फसल चाहिए, उनको तुम्हारे जल चाहिए। तुम दोनों को दूध पिलाती हो, यानी दोनों को पोषण देती हो, दोनों को आगे बढ़ने का रास्ता देती हो, उनके जीवन दायिनी पानी देती हो। इसलिए तुम दोनों की महतारी हो, दोनों की माँ के समान हो, जो दोनों को जन्म भी देती है और पालती भी है। नंगल भाखड़ रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। नंगल और भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, और रिहंद नदी जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहती है। उसी नदी पर बने हुए बांध का नाम रिहंद बांध है। तो ये सारे बांध जो हैं वो तुम्हारे ही जाए, यानी कि तुम्हारे द्वारा जन्म दिए गए हैं, तुम्हारे छौने हैं, यानी तुम्हारे बच्चे हैं। तेरी महानता के आगे, तुम्हारी महानता के आगे तुम इतनी महान हो कि पर्वत भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पर्वत किसी को जीवन नहीं दे रहा है, लेकिन तुम जीवन देती हो, तुम उनको सुख देती हो, तुम उनको भोजन देती हो। इसलिए तुम्हारी महानता के आगे पर्वत भी छोटे पड़ जाते हैं, ऊंचे होते हुए भी। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। नदी जो है उसके पानी से बिजली भी बनती है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुम बिजली बनती हो, तुम्हारा जल है जो उससे बिजली बनता है, और तुम रोशनी भी बांटती हो, रोशनी भी जलाती हो सब जगह। कल और कारखाने यानी मशीनें और कारखाने जो हैं वहाँ भी तुम्हारे पानी से भी काम होता है और तुम्हारी बिजली से भी वो कारखाने चलते हैं। तो उनमें धड़कन भरने का, जिंदगी देने का काम तुम ही करती हो, कारखानों को भी। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। कवि कहते हैं कि तुम्हारे ही लहरों में अंकित है, तुम्हारे ही लहरों पे लिखा हुआ है, अंकित मतलब लिखा हुआ है, संस्कृतियों का उत्थान और पतन। कहते हैं संस्कृति और सभ्यता जो है, आप जानते हैं ना कि बहुत सारे शहर जो हैं, बहुत सारी संस्कृतियां जो हैं, सभ्यताएं जो हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हैं। कारण कि लोग उसी जगह बसते हैं जहाँ पर पानी का समुचित सुविधा हो। पानी मिलेगा तभी वहाँ फसल हो सकता है, पानी मिलेगा तभी पेड़ पौधे उपजाए जा सकते हैं, उनको पीने के लिए पानी मिलेगा, जानवरों को पोषण हो सकेगा, फसल मिलेगा, मौसम अच्छा रहेगा, सब कुछ पानी की बदौलत ही होगा। कारखाने भी चलाए जा सकते हैं, दूसरे काम भी पानी के बगैर नहीं होते हैं। इसलिए पहले भी जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी,
जब लोगों ने शहर बनाना शुरू किया था उस समय भी लोगों ने नदियों के आसपास ही रहना सही समझा था। आपने देखा होगा इंडस वैली कहाँ बसा है, इंडस नदी के किनारे। मिस्र कहाँ है, मेसोपोटामिया कहाँ है, सब किसी न किसी नदी के किनारे ही सभ्यताएं बसी हुई हैं। इस वजह से कहा गया है कि तुम्हारे ही लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान यानी ऊपर उठना और पतन उसका ख़त्म होना, गिरना। तुमको देखा तो ज़िंदगी हंसी यानी नदी के पानी को देखकर, नदी को देखकर ज़िंदगी खुश हो जाती है, ज़िंदगी जीती है। और जैसे ही तुम रूठ जाती हो तो रूठ जाता है जीवन, क्योंकि अगर नदी सूख जाए रूठ कर तो भी पानी बिना लोग मरेंगे, अकाल पड़ जाएगा। और अगर पानी बहुत बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए तो भी ज़िंदगी में उथल पुथल तूफान आ जाएगा। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे, महान बने। मतलब जिन देशों के आसपास नदियां हैं, जिन देशों के पास पानी का अच्छा सोर्स है, वो आगे बढ़ते गए, महान बनते गए। क्योंकि नदी के एक तो सोर्स है उतना, दूसरा नदी के द्वारा व्यापार वगैरह भी बहुत अच्छा से हो जाता है, मछलियाँ आदि भी मिल जाती है, तो बहुत तरह के काम नदी के वजह से हो जाता है। तो इस वजह से जिस सभ्यता में, जिस शहर के आगे, जिस देश के आगे नदियाँ थीं वो ज़्यादा तरक्की करती गईं। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। सब कुछ है किसी देश के पास, सब कुछ है, ताकत भी है, लोग भी है, धन भी है, लेकिन पानी नहीं है तो फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा। क्योंकि पेड़ नहीं होंगे पानी की वजह से, पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो जानवर कहाँ से आएंगे, मनुष्य कहाँ से रहेगा, तो उस जगह पे तो रेगिस्तान ही बन जाएगा ना, बारिश भी नहीं होगी। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। कहते हैं, कहा गया है कि सैलाब का रूप धारण करके, बाढ़ बन करके जब तुम उफनती हो, जब ऊपर उठती हो, बढ़ती हो, बाढ़ बन के फैलती हो, तो पुल सड़क रेल सब बह जाता है। इतनी तबाही आ जाती है कि गांव और शहर सब थर थर करके कांपने लगते हैं तुम्हारे डर से। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। और फिर जब इतना सफ़र तय कर लेती हो, आगे बढ़ती जाती हो, कहीं पहाड़ों को काटती हो, कहीं फसलों को सींचती हो, कहीं शहरों में पानी देती हो, कहीं गाँवों को आगे बढ़ाती हो, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हो। नदी एक जगह नहीं रुकती ना, बहती जाती है, बहती जाती है। और उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सागर में समा जाना। सागर की व्यापकता में यानी उसके फैलाव में वो समा जाती है। और जब नदी का पानी किसी सागर में मिलता है तो आपने कहीं देखा है कि दो अलग अलग तरह के पानी रहते हो, नदी का पानी अलग रहेगा और समुद्र का पानी अलग नहीं होता ना। समुद्र के पानी में ही वो ऐसे मिल जाती है कि नदी का मीठा पानी भी समुद्र के खारे पानी के समान एक जैसा हो जाता है, अलग नहीं रह जाता है। तो सागर की व्यापकता में मिलकर वो खो जाती है, फिर वो नदी नहीं रह जाती बल्कि समुद्र का ही एक भाग बन जाती है, एक अंग बन जाती है। तो जो लक्ष्य तुम खोजने निकली थी यानी सागर को तुम पाने निकली थी, तो एक समय आता है कि उस लक्ष्य को पात कर तुम स्वयं भी लक्ष्य बन जाती हो, यानी कि तुम खुद भी उस सागर का एक रूप बन जाती हो। तो जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुम गई थी उसी लक्ष्य का एक रूप बन जाती हो। तुम्हारी जो कर्मठता होती है, तुम्हारी जो दृढ़ता होती है, तुम्हें उस समुद्र से ऐसे मिला देती है कि तुम समुद्र में ही समा जाती हो, समुद्र का ही अंग बन जाती हो। और फिर दूसरी नदियाँ तुम्हें पाने के लिए आगे बढ़ती है, तुम तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ती है। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में यही सिखाने की कोशिश की है कि लगातार आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई बाधा आए तो उसको दूर हटाते रहो, कोई मदद मांगे तो उसकी सहायता भी करते रहो, दया भी मन में रखो लेकिन दृढ़ता बनाए रखो और अपने मन को दृढ़ बनाकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना संघर्ष करो कि एक दिन तुम लक्ष्य तक पहुंचने के बाद लोगों के लिए ऐसा उदाहरण बन जाओ कि तुम खुद ही एक लक्ष्य की तरह बन जाओ। तुम तक पहुंचना, तुम्हारे पोस्ट तक पहुंचना, तुम्हारे बराबरी तक पहुंचना लोगों के लिए लक्ष्य बन जाए। तो कवि ने इसमें बहुत अच्छे से ये बात सिखाई है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं।
प्रश्नोत्तर जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक शब्द में दे उत्तर, इसीलिए पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत है संघर्ष। उस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। नदी की लहरों में क्या अंकित है? तो आप लिखिएगा संस्कृतियों का उत्थान और पतन नदी की लहरों में अंकित है। यहाँ पे आप उत्तर लिखिएगा। नदी हंस हंस कर बतलाती है कि संघर्ष स्रोत है जीवन का। नदी गांव और शहर दोनों को इसलिए प्यारी है क्योंकि, उसके बाद आप ये उत्तर लिखेंगे। ऊंचे शिखरों पर किसने और क्यों वार किया? तो आप ये उत्तर लिखेंगे। नदी ने वार किया क्योंकि वो उसका रास्ता रोकती है, तो राह में आने वाली बाधा को हटाने के लिए वो वार करती है। प्रश्न संख्या 1 जो है, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक हैं? तो नदी में उठती लहरें संघर्ष का और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक हैं। ठीक है। नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? नदी सभ्यताओं को जन्म देने वाली माता है और वो सबको जीवन देती है, राह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, संघर्ष करना सिखाती है, इसलिए नदी पर्वत से महान है। प्रश्न संख्या 3, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाता है। ठीक है। नदी के जल से बिजली का निर्माण किया जाता है जिससे घर घर में रोशनी होती है, इसलिए नदी को रोशनी बांटने वाली कहा गया है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जाता है लिखा हुआ है, इस डॉट के कारण आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी की लहरों में संस्कृतियों का उत्थान पतन कैसे निर्भर है? तो उसका उत्तर भी यहीं पे लिखा हुआ है। संसार की प्रत्येक संस्कृति सभ्यता का निर्माण किसी न किसी नदी के किनारे ही किया गया है, ताकि मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे आदि को सहजता से पानी मिल सके। साथ ही संसार की सभ्यता के विकास या पतन भी नदी के कारण ही होता है। कहा गया है कि नदी की लहरों में ही संस्कृतियों का उत्थान पतन निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कहा, इसलिए कहा गया है कि। ठीक है, प्रश्न से मिलाते हुए। अब अगला है 5वां प्रश्न, कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? कविता से हमें नदी के महत्व, उसके त्याग और उसके दान का पता चलता है। ये कविता हमें सिखाती है कि नदी जीवनदायिनी है, अतः हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कविता यह भी सिखाती है कि हमें भी नदी की तरह हर बाधा से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर भी आपको शायद क्लियर ना हो, लेकिन मैं बोल ही रही हूँ तो उसको लिख लीजिएगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इन पद्यांश के हिसाब से उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नदी के सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है? ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि बाढ़ आने पर क्या होता है। खैर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नदी के सैलाब रूप धारण करने पर बाढ़ आ जाता है, जिसमें लोगों के घर बार, फसल, पुल, सड़क, रेल आदि बह जाते हैं। गांव और शहर सब डर से थर थर काँपने लगते हैं। फिर ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अंत में नदी किस में मिल जाती है? अंत में नदी सागर की व्यापकता में मिल जाती है। नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है? तो ये उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। जब नदी सागर में मिलती है तो अपना नाम और पहचान सब त्याग कर सागर में एकाकार हो जाती है। जिस सागर को पाना उसका लक्ष्य होता है उसका ही रूप ले लेती है, और त्याग और प्रेम से वह स्वयं लक्ष्य बन जाती है, जिसे पाने का लक्ष्य लेकर अन्य नदियाँ भी बहती है। अब यहाँ पे देखिए, आशय स्पष्ट करना है। तो क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। तो इस जब हम आशय स्पष्ट करते हैं ना, तो ये भी देते हैं, परिचय देते हैं कि इस लाइन को हमने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर उसके लिए कैसे लिखेंगे? दी गई पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम की कविता नदी से ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि नदी के निरंतर बहाव और परिश्रम को देखकर उसे थोड़ा विश्राम करने के लिए कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि नदी के लगातार किए जाने वाले प्रयास की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह स्वयं लक्ष्य हो जाती है। तो मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है। इसका उत्तर लिखते समय भी आप ये 2 लाइन तो ज़रूर लिखिएगा कि दी गई पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम की कविता नदी से ली गई है। उसके बाद यही उत्तर वहाँ पे भी लिखा जाएगा
कि जब नदी सागर में मिलती है तो अपना नाम पहचान सब त्याग कर सागर से एकाकार हो जाती है। जिस सागर को पाना उसका लक्ष्य होता है, उसी सागर का रूप भी ले लेती है और इस त्याग और प्रेम की वजह से वह स्वयं लक्ष्य बन जाती है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दूसरी नदियाँ बहती हैं, उस तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका भी उत्तर होगा, इसलिए मैंने दोबारा उसको नहीं लिखा। ठीक है, अब मैंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में आपको पहले भी बताया है जब मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाए थे। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कि हिंदी में भी समान रूप से प्रयोग किया जाता है, कोई बदलाव नहीं आता। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े से अपभ्रंश के साथ प्रयोग होते हैं। देशज शब्द जो आम लोकल बोलचाल की भाषा से, बोली से ली जाती है और फिर भाषा में उसका प्रयोग होने लगता है। विदेशी भाषा जो विदेशों से आए हैं, विदेशी भाषाओं से हमने हिंदी में लिया है। तो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए हैं जिनको अलग अलग करके यहाँ लिखना था, मैंने वो कर दिया है आपके लिए। नदी से संबंधित कोई कहानी आपको लिखनी है तो आप बेशक लिख सकते हैं। गंगा की भी बहुत सारी कहानी है, यमुना की भी बहुत सारी कहानी है और आप चाहें तो खुद की भी कहानी बना सकते हैं। यहाँ पे है, नदियाँ प्रदूषित होते जा रही है, इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को जागरूक करने हेतु एक सचित्र विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप लोग कर ही सकते हैं। विज्ञापन का मतलब क्या है? जल ही जीवन है, नदी बचाओ जीवन बचाओ। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्लोगन लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता भी समझ में आ गई होगी और प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी अंत कर देती हूँ और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, काम का लग रहा हो आपकी हेल्प होगी, तो आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा प्रमोट करते रहिए।